हर्ष उल्लास और स्वाद सब्र के त्योहार ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। नमस्ते, अभिनव नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 30 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो देशों को खुली धमकी दी, पहली ईरान को, दूसरी रूस को। दोनों देशों को उन्होंने अलग अलग तरीके से हमले की चेतावनी दी। कहा हमारी बात नहीं मानोगे तो हमले झेलोगे। तो आज के शो में हम जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और रूस को क्या धमकी दी, क्यों धमकी दी, उनकी शर्तें क्या हैं, क्या अमेरिका ईरान पर बमबारी करने की तैयारी में है और अमेरिका रूस के रिश्ते सुलझते सुलझते उलझने क्यों लग गए हैं। Brought to you by New India Assurance। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। पहले ईरान की बात करते हैं। 30 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज चैनल एनबीसी को इंटरव्यू दिया। बोले अगर ईरान अमेरिका से परमाणु समझौता नहीं करता तो ऐसी बमबारी होगी कि पहले कभी नहीं देखी होगी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ट्रंप ने ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी। साफ किया कि ईरान को वही करना होगा जो अमेरिका चाहता है, वरना नतीजे भुगतने होंगे। अब पूरा खेल समझ लीजिए कि है क्या, और उसको समझने के लिए आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। जी, क्रोनोलॉजी। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, उनकी शपथ लेते हैं। 4 फरवरी 2025 को ट्रंप 2.0 का तीसरा हफ्ता, पहले दिन ट्रंप ने एक मेमोरेंडम साइन किया। क्या था उस मेमोरेंडम में? उसमें था कई तरह के मकसद थे, उसके कई सारे पॉइंटर थे। कहा गया पहला, ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने पर मजबूर करना। दूसरा, ईरान के कथित प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करना, मसलन हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये इत्यादि इत्यादि जो ईरान पर आरोप लगते हैं। तीसरा मकसद, ईरान को बाकी मिसाइलें और पारंपरिक हथियार बनाने से भी रोकना। इसी मेमोरेंडम में एक और चीज थी, मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर, यानी ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध। ईरान तक पैसे पहुंचने का जो रास्ता है उसको कैसे बंद किया जाए, उसकी तैयारी कैसे की जाए, ईरान की जो तेल की बिक्री है उसे पूरी तरीके से कैसे रोका जाए। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में ईरान के खिलाफ यही मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन अपनाया था। अमेरिका का आरोप था ईरान छिप छिप कर न्यूक्लियर हथियार पर बनाने का पर काम कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अलग अलग समय पर मिलिट्री एक्शन की धमकी दी। फिर आई 7 मार्च 2025 की तारीख। इस दिन ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को एक चिट्ठी भेजी। खत में क्या लिखा था इसकी जानकारी व्हाइट हाउस ने नहीं दी, लेकिन ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में बताया कि हमने इसके जरिए ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने की पहल की है। ईरान को हमसे समझौता करना चाहिए, हम ईरान को परमाणु बम हासिल करते हुए नहीं देख सकते। ये उनके शब्दशः जो क्लियर वाक्य थे वो हमने आपको बताया। 13 मार्च 2025 इस दिन अमेरिका ने ईरान के तेल उद्योग पर कुछ और आर्थिक प्रतिबंध लगाए और नियमों को कड़ा किया। 15 मार्च 2025 अमेरिका ने यमन में हूती ठिकानों पर बमबारी शुरू की। हूती एक शिया चरमपंथी संगठन है जिससे फंडिंग, जिसे सपोर्ट करने का आरोप ईरान पर लगता है। खैर, ईरान तभी आरोपों को खारिज करता आया हुआ है। ईरान को जो चेतावनी दी उसमें यह कहा कि हूतियों को मदद करना आप बंद करो। फिर आई 26 मार्च की तारीख। ईरान ने ट्रंप के खत का जवाब दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ साफ कहा कि ईरान अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति और धमकियों के बीच सीधी बातचीत नहीं करेगा। 30 मार्च को ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने कहा हमें सीधी बातचीत से इनकार है, लेकिन ईरान हमेशा से अप्रत्यक्ष वार्ता का हिस्सा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी अप्रत्यक्ष बातचीत को जारी रखने पर सहमति दी। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि ईरान ने बीच का रास्ता अपनाया, न तो उसने अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत के लिए मना किया, ना ही हाँ किया। ट्रंप के साथ आमने सामने की बातचीत में हामी नहीं भरी गई। अब 30 मार्च को ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी। 31 मार्च को यानी अब ईरान से जवाब आया। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो करारा जवाब देंगे। तहदीद मिकोनन कि शरारत ख़वाहन करद, अलबत्ते अगर वो हमला करने की धमकी देते हैं, और बिल्कुल अगर ऐसा कुछ होता है, हम निश्चित नहीं हैं कि ऐसा होगा और कोई बाहर से कुछ गलत करेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उनको करारा जवाब मिलेगा। एक नीरूय नियाबती वजूद, मतलब ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़े हुए हैं। और क्यों पड़े हुए हैं इसको समझने के लिए इतिहास के कुछ सफ़े हमें पलटने होंगे। ईरान ने 1970 में जब
परमाणु अप्रसार संधि थी उस पर दस्तखत किए थे। इसके तहत जो देश थे न्यूक्लियर हथियारों से दूर रहने के लिए उन्होंने कसम खाई। इसमें लगभग एक दशक बाद, करीब 9 साल बाद आप मान लीजिए, 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। ईरान ने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया, अमेरिका और इजराइल को दुश्मन बताया। ईरान की नई हुकूमत ने चुपचाप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की दौड़ शुरू कर दी। 2007 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा ईरान ने 2003 में न्यूक्लियर हथियारों पर काम जो रोक दिया था, मगर टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज हासिल करने का सिलसिला उसने जारी रखा है। इस बीच पश्चिमी देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए। हर एक अमेरिकी सरकार, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, सब ने ईरान को लेकर एक जैसा रुख अपनाया, सख्त उस पर धौंस जमाने की कोशिश की और अपने निर्देश आदेश देते रहे। फिर आया साल 2015 जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। उन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की। मकसद था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार न बना सके। ये डील ईरान और 6 देशों के बीच हुई, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी। नाम क्या रखा गया? JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। संधि हुई और संधि में क्या हुआ उसका सार आपको समझने के लिए यह जानकारी जानना जरूरी है कि यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है जब कोई परमाणु बम बनाया जाता है। सेंट्रीफ्यूज से इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइनिंग के कुछ लेवल होते हैं। 3 से 5% अगर है रिफाइंड यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। 20 से ज़्यादा है तो रिसर्च रिएक्टर के लिए होता है। लेकिन अगर 90% से ज़्यादा है तो उसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में होता है। JCPOA सबसे पहले ईरान के पास 2 जो एनरिचमेंट प्लांट थे, नतांज में और फोर्दो में। 20,000 सेंट्रीफ्यूज थे। डील के तहत ईरान से उन्होंने वादा लिया। ईरान ने वादा किया कि सेंट्रीफ्यूज घटाकर 5,060 किए जाएंगे। यूरेनियम इनरिचमेंट को 90% से घटाकर 4% पर लाया जाएगा। 2031 तक जो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक 300 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा ईरान की तरफ से वादा किया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को न्यूक्लियर साइट्स का निरीक्षण करने दिया जाएगा। यह वादा ईरान की तरफ से किया गया। डील से पहले ईरान 2-3 महीनों में परमाणु बम बना सकता था। इसे ब्रेकआउट टाइम कहते हैं। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक ईरान के पास 8-10 परमाणु बम बनाने का सामान था। डील के बाद ब्रेकआउट टाइम 12 महीने हो गया। ओबामा ने इसे न्यूक्लियर हथियारों के खतरे को कम करने वाली डील बताया। JCPOA लागू होने के बाद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी। JCPOA से पहले ईरान पर पाबंदियों का भारी असर पड़ रहा था। मंदी, महंगाई की मार झेल रहे थे। करेंसी की कीमत लगातार घट रही थी। खासकर एनर्जी सेक्टर पर पाबंदियों का असर था और असर जब पड़ा तो ईरान ने तेवर थोड़े ढीले किए थे। ईरान के लिए JCPOA का असल मतलब था सख्त पाबंदियों से निजात पाना, यानी जो उस पर प्रतिबंध लगे थे ये साइन करके उसने कोशिश की कि प्रतिबंध हट जाए। 2012-14 के दरमियान सिर्फ इन पाबंदियों की वजह से ईरान को $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। JCPOA इसका हल नजर आया। जब पाबंदियां हटी तो महंगाई काबू में आई, करेंसी स्थिर हुई। सबसे पहले ईरान फिर से इंटरनेशनल मार्केट में लौटा। यूरोप तक ट्रेड शुरू हुआ। तेल, कृषि उत्पाद, लग्जरी सामान की सप्लाई बढ़ी। लेकिन 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने। उन्होंने इस डील को तोड़ दिया। नए सिरे से ईरान को रोकने के लिए उन्होंने योजना बनाई। पुराने प्रतिबंध फिर लगा दिए। ईरान की इकॉनमी को झटका दिया। इंटरनेशनल ट्रेड मुश्किल हुआ। जब ईरान पर प्रतिबंध लगे तो उसने JCPOA की शर्तों का उल्लंघन शुरू किया। यूरेनियम स्टॉक बढ़ाने लग गया। फिर आया जनवरी 2020। अमेरिका ने ईरान के कुर्द फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया। इसके बाद ईरान ने कहा यूरेनियम इनरिचमेंट की कोई सीमा नहीं रहेगी। ईरान पर यह भी आरोप लगे कि उसने ट्रंप और उनकी टीम पर हमले की प्लानिंग की। हालांकि ईरान ने इसे खारिज किया। 2020 में जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, डील फिर से बहाल करने की कोशिश हुई। ईरान के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट जावेद जरीफ ने 22 जनवरी 2025 को कहा कि 9 अक्टूबर 2023 को अमेरिका ईरान की मीटिंग तय थी, लेकिन 2 दिन पहले हमास ने हमला कर दिया। इजराइल हमास जंग शुरू हुई और बातचीत टल गई। जनवरी 2025 में ट्रंप राष्ट्रपति बने और अब उन्होंने हमले की धमकी दी है। इस धमकियों के बीच खबरें और भी अहम आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया बेस पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर का छोटा सा टापू है और जो चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। 1960 में जब ब्रिटेन यहां से चला गया, उसकी कॉलोनी पीछे हट गई, तब इस इलाके पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उसने मॉरिशस
से चागोस द्वीप खरीद लिया। 1966 में अमेरिका ने ब्रिटेन से डिएगो गार्सिया को लीज पर लेने का समझौता किया। अमेरिका उस ठिकाने से दशकों से पूरे इलाके पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए और वो उसको फौरी ताकत देता है। जब भी अमेरिका को खाड़ी में मुश्किल पेश आई है, डिएगो गार्सिया उसके लिए बैकअप बना है। 1990 के दशक में अमेरिका जब इराक पर छिटपुट हमले कर रहा था तो सऊदी अरब ने उसे अपने एयरबेस पे मिशन चलाने में आनाकानी की थी। तब अमेरिकी प्लानिंग में डिएगो गार्सिया से B-52 बॉम्बर्स के जरिए बगदाद पर हमला किया गया था। डिएगो गार्सिया से ईरान 5300 किलोमीटर दूर है, यानी बम वहां तक आसानी से पहुंच सकता है और अमेरिका की रेंज बहुत ज़्यादा है, सब जानते हैं। अब अमेरिका ने यहां पर B-2 बॉम्बर तैनात कर दिया है। अमेरिका का एकमात्र स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जिससे मूल रूप से परमाणु हथियार से ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसे अब भारी पारंपरिक बमों को गिराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि अमेरिकी सेना ने कम से कम 4 B-2 बॉम्बर डिएगो गार्सिया में तैनात कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका ने पूरे B-2 बीड़े का अपना 1/4 हिस्सा अब इस बेस पर लगा दिया है। दूसरी तरफ ईरान भी खुद को तैयार कर रहा है। ईरानी मीडिया संस्थान तेहरान टाइम्स ने खबर के मुताबिक ईरान ने देश भर में अंडरग्राउंड सुविधाओं के अंदर अपनी मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर दी है। ये मिसाइलें हवाई हमलों का सामना करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। दोनों तरफ से हो रही तैयारियों की गंभीरता को समझने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मोहसिन रजा से बात की। सुनिए वो क्या राय रखते हैं। रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर देखिए बहुत बुरा असर होगा अगर जंग हो गई, क्योंकि ईरान अमेरिका को तो डायरेक्टली नुकसान पहुंचा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा कि यूएई और सऊदी अरब के ऑयल के ठिकानों पे, तेल के ठिकानों पे और उनके जहाज़ों पे अटैक करेगा। तेल की प्राइस ऊपर जाएगी, और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, तेल जो है वो एक फंजिबल कमोडिटी है, यानी कि तेल की प्राइस जो है वो सिर्फ पर्शियन गल्फ में या मिडिल ईस्ट में सेट नहीं होती है, वो दुनिया भर की जो सप्लाई होती है और दुनिया भर की जो डिमांड होती है उसके हिसाब से सेट होती है तेल की प्राइस। यानी कि अगर तेल की प्राइस ऊपर जाएगी तो वो अमेरिका में भी ऊपर जाएगी और मिडिल ईस्ट में भी ऊपर जाएगी और इंडिया में भी और चाइना में भी, हर जगह ऊपर जाएगी अगर मिडिल ईस्ट में जंग हुई। और अगर तेल की प्राइस इतनी ऊपर जाएगी तो फिर इकोनॉमीज का ही अर्थव्यवस्थाएं जो है वो रिसेशन में चली जाएंगी, अमेरिका की भी, इंडिया की भी, चाइना की भी, जो भी तेल पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ये बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स हैं ना। अमेरिका लड़ना चाहता है, ट्रम्प जिस मैंडेट से आए हैं और उनके वोटर्स जो चाहते हैं वो है कि जंग खत्म की जाए, शुरू नहीं की जाए। तो ट्रम्प एक तरह से ये बात नेतन्याहू को भी बोल चुके हैं, जब नेतन्याहू प्रेशर डाल रहे थे कि अटैक की जाए ईरान पे। तो बेसिकली ये पॉस्चरिंग है दिखाने के लिए कि देखो ये एक ऑप्शन है, अगर ये नहीं काम किया तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है। तो ट्रम्प उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि इजराइल कह रहा है बार बार कि बॉम्ब करो, तो अगर ये डील नहीं हो पाई तो हमें ये करना पड़ेगा। सो मुझे नहीं लगता इससे कोई जंग का खतरा है इस वक्त। 25 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने एक रिपोर्ट छापी थी। दावा किया गया था कि ईरान के यूरेनियम भंडार में पिछली तिमाही में 60% की वृद्धि हुई है। अब ये 275 किलोग्राम तक पहुंच गई है। इसे और एनरिच किया जाए तो लगभग 6 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इसी बीच ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी जो है उसकी वजह से ईरान पर दबाव बन रहा है। ईरान की आम जनता सीधे प्रभावित हो रही है। ईरान की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के चलते चरमराई हुई है। करेंसी रियाल ऐतिहासिक तौर पर बहुत निचले स्तर पर है। महंगाई औसतन 40% सालाना एवरेज कर रही है और हालात इतने ख़राब हैं कि इसी महीने ईरानी पार्लियामेंट ने मुल्क के वित्त मंत्री को भी बर्खास्त कर दिया था। क्या ऐसे हालात देखते हुए ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो जाएगा या फिर वो परमाणु हथियार बनाने के रास्ते को चुनेगा? नहीं, ईरान मेरे ख्याल से नहीं चूज करेगा, क्योंकि ईरान की हालत सही नहीं है। आप सारी रिपोर्ट्स पढ़ें तो ईरान में इतनी बुरी हालत है कि ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं, पावर कट्स रहते हैं 20-20 घंटे के, ना तेल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। उनका सारा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग का सामान था, इक्विपमेंट था, वो सारा खराब हो चुका है, उसको रिपेयर नहीं कर पाए हैं, रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। ईरान के एक्सपोर्ट्स ज़्यादातर ऑयल ही थे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी करेंसी क्रैश कर रही है। हर तरह से ईरान की इकोनॉमिकली सिचुएशन अच्छी नहीं है और इसी वजह से ईरान की जो पब्लिक है वो बार बार प्रोटेस्ट कर रही है, रिवोल्ट भी कर रही है और कभी कभी उनको गोलियां भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं तो सरकार को। तो ईरान जो है वो चाहता है कि डील हो जाए, पर
डील इस तरह से ना हो कि बिल्कुल ईरान एक तरफा डील हो जाए अमेरिका के फेवर में, तो वो नेगोशिएट कर रहे हैं। ईरान का चैप्टर यहीं तक। अब बात कर लेते हैं रूस की, क्योंकि रूस पे भी ट्रंप ने कुछ बोला है। जिस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन को भी ट्रंप ने खुली धमकी उसी इंटरव्यू में दी। रूस अगर यूक्रेन युद्ध रोकने की डील में अड़ंगा डालेगा तो अमेरिका रूसी तेल पर 50% सेकेंडरी टैरिफ ठोक देगा। लेकिन इस सेकेंडरी टैरिफ का मतलब क्या है? ट्रंप ने जो कहा उसके मायने क्या है? सेकेंडरी यानी इसका असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहेगा। जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा वो भी इस टैरिफ के जाल में फंस जाएगा। यानी चीन, भारत, तुर्की, यूएई जैसे देशों पर भी एक तरीके से निशाना होगा। ट्रंप प्रशासन इसे सेकेंडरी टैरिफ कह रहा है। अमेरिका पहले ही रूस पर कई प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन सेकेंडरी टैरिफ की धमकी एक नया दांव है। रूस की अर्थव्यवस्था पहले से सुस्त है और अगर तेल पर टैरिफ बढ़ा तो दबाव बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ चीन और भारत के लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दोनों देश बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीदते हैं। अमेरिका चाहेगा कि वो रूस से दूरी बनाए, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इसी इंटरव्यू में एक और चीज़ ध्यान देने लायक थी। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में कई बार पुतिन के लिए नरमी दिखाई है। 2 दफ़े उनसे फ़ोन कॉल पर बात भी की, कूटनीतिक संबंध बहाल करने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन 30 मार्च को अचानक से उन्होंने लहजा बदल दिया। ट्रंप भी तो वैसे व्यक्ति हैं जो पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं। ट्रंप ने इस इंटरव्यू में यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन का जो सुझाव पुतिन की तरफ से दिया गया उसकी आलोचना की। दरअसल 27 मार्च को पुतिन ने जेलेंस्की को सत्ता से हटाने का सुझाव दिया था और यूक्रेन में अंतरिम सरकार बनाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि इससे चुनाव हो सकेंगे और जंग खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकेंगे। पुतिन लंबे वक्त से यूक्रेन में चुनाव की बात बोलते आ रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क है यूक्रेन की सरकार किसी भी तरह के समझौते को वैध नहीं मानती है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की का कार्यकाल मई 2024 में ही खत्म हो चुका है। फरवरी 2025 में ट्रंप ने खुद जेलेंस्की को तानाशाह कहा था, चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन 30 मार्च वाले इंटरव्यू में वो अपने रुख से पलटते नजर आए। ट्रंप बोले, अगर पुतिन यूक्रेन में नई लीडरशिप बात करेंगे तो समझ लो समझौते की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। ये एक तरीके से ट्रंप ने खुल करके रूस को भी चेतावनी दे दी है, रूस को भी मैसेज पहुंचा दिया है। तो ये थी बड़ी खबर। अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। सुर्खियां कहां से हैं? अपने पड़ोसी देश म्यांमार से हैं। म्यांमार में भूकंप से अब तक 1700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 3400 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 300 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। यह आंकड़ा म्यांमार की हुंटा सरकार ने जारी किया है। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का भूकंप था। इसका केंद्र म्यांमार के मांडले शहर के पास था। भूकंप की लहरें 1000 किलोमीटर दूर बसे थाईलैंड के में भी पहुंची। राजधानी बैंकॉक से भी हमने तस्वीरें देखी। यहाँ भूकंप की चपेट में आकर के एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो 33 मंजिला थी वो गिर गई, जिसमें दबकर मरने वालों की संख्या अब 18 हो गई है। वहीं 78 लोग अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही। दोनों ही देशों में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। चीन, भारत, मलेशिया, सिंगापुर और रूस जैसे देशों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत मदद सामग्री, मेडिकल सामग्री म्यांमार भेज रहा है। यूनाइटेड नेशन, रेड क्रॉस जैसे एनजीओ भी राहत कार्य में जुटे हैं। हजारों लोगों के घर उजड़ चुके हैं, जिससे कई लोग सड़क पर रात बिताने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां रेस्क्यू टीम अपना काम करने में लगी है, दूसरी तरफ देश के विद्रोही गुटों ने म्यांमार की हुंटा सरकार पर रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया है। 2021 में तख्तापलट होने के बाद से सत्ता में बैठी हुंटा सरकार और विद्रोही गुटों के बीच सिविल वॉर चल रहा है। भूकंप आने के बाद विद्रोही गुटों ने मिलकर एक तरफा सीज फायर का पालन किया, लेकिन वो सरकार पर लगातार हमले करने का आरोप लगाता रहा है। आज 31 मार्च को ईद उल फितर भी है। देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जाता है। हमने शुरू में मुबारकबाद दी। देश क्या दुनिया में मनाया जा रहा है। दुनिया के तमाम हिस्सों में ईद की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंगों से लबरेज तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले बात भूकंप से तबाही झेल रहे म्यांमार की। भूकंप के केंद्र मांडले की सड़कों पर लोग नमाज पढ़ रहे थे। एक तरफ अजान की आवाज़ गूंज रही थी, दूसरी तरफ लोगों की चीख पुकार, रोने की, रुदन की, वो सब कुछ दिखने में नज़र आ रहा था और लोगों ने दुआ की कि इस मुसीबत से कैसे उबारा जा सके। गज़ा में ईद की शुरुआत इजरायली हमलों से हुई। ये हमला गज़ा के शहर खान यूनिस पर हुआ। हमलों में करीब 8 लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। गज़ा में रहने वालों का कहना है, ऐसे हालात में ईद कैसे मना सकते हैं जब हर चेहरा आंसू और दुख से भरा हुआ। हम सबके चेहरे आंसू और दुख से भरे हैं। गजा का हर घर जुड़ा हुआ है।
कहीं कोई शहीद हुआ है, कोई घायल है, कोई जेल में बंद है। ऐसे में वो ईद कैसे मना सकते हैं? हम बस सुनते हैं कि ईद है, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। गजा के लोगों के लिए ये बस तबाही है। वहीं गजा से विस्थापित महिलाओं ने ईद की छुट्टी पारंपरिक पकवान बनाकर मनाई। ये महिलाएं घर से दूर जाबलिया में एक कैंप में रह रही हैं। इजिप्ट की राजधानी कायरो में ईद की नमाज पढ़ी गई। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और इजराइल हमास की जंग रोकने के लिए मांग की। सिविल वॉर से जूझ रहे देश सूडान से भी ईद की तस्वीरें आई। वहाँ के पोर्ट सूडान से जो तस्वीर आई उसमें दिखा कि राजधानी खार्तूम में विस्थापित लोग घर से दूर नमाज अदा कर रहे हैं और देश में शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। ईद के मौके पर मुस्लिमों के सबसे अहम धार्मिक स्थल मक्का से भी हजारों लोगों की संख्या देखने को मिली नमाज अदा करते हुए। आज की दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। अभिनव पांडे नाम हमारा। देखते रहिए दी ललन टॉप।